सर को क्यों गुड़गांव छोड़ के वापस साउथ इंडिया जाना पड़ा, चेन्नई वापस क्यों जाना पड़ा, और शुरू में सर ने जो वापस चेन्नई में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बनाया और फिर अब हैदराबाद में। सो कैन आई से सेफली सर कि हैदराबाद में हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन ज़ीरो था लगभग, आपके आने के बाद नाउ हैदराबाद इज एज मच एज चेन्नई और मे बी इवन मोर? इज इट, व्हाट आर द नंबर दीज डेज? मेरी कोशिश ये हमेशा रही कि मे बी वी कुड ब्रिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू नॉर्थ इंडिया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद मैं काफ़ी डिमोरलाइज हो गया और मैंने रियलाइज किया कि अगर इस फील्ड में कुछ करना ही है तो साउथ तो जाना ही पड़ेगा। सो दैट मूव वाज ऑब्वियसली प्राइमरीली फॉर दैट। इस जगह पे मैं अपने ऑडियंस को एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा। जब हम फोर्टिस में थे एंड हमने अपना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया था, यू विल बी शॉक्ड टू नो, हम लोगों ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हरियाणा का करना डिसाइड किया था और करने के दौरान हमें कॉल आई थी कि एक ऑर्गन अवेलेबल है। हम लोग टीम में तैयार होके गए थे, हार्वेस्ट करने के लिए मैं जाने वाला था, एम्बुलेंस तैयार थी, हमारी एम्बुलेंस तैयार थी, गाड़ी जाने के लिए तैयार थी, बट जहाँ बॉडी अवेलेबल थी, जहाँ पर कैडेवर अवेलेबल था फॉर ऑर्गन डोनेशन, उस हॉस्पिटल में हमें एंट्री नहीं मिली, जस्ट बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सच। You don't have any agenda, and that is such an exceptional quality to have, because हमारे ऑडियंस को अवेयर करना ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, एंड यू डू इट सो ब्यूटिफुली। नमस्ते दोस्तों, मैंने अपने गुरु और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक सर्जन डॉक्टर संदीप बत्तावर का रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। उसके इस हिस्से में आपको जो नई बातें पता चलेंगी, बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चलेगी कि क्यों नॉर्थ इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट्स नहीं हो पा रहे हैं, इतने प्रयासों के बावजूद क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और उनका व्हाट डज ही थिंक अबाउट इट। साथ ही साथ में ऐसे ऑर्गन्स जिसमें कि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन को हम कर सकते थे पर ऑर्गन्स का वेस्टेज हो रहा है, उस वेस्टेज को कम करने के लिए क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं, जिससे कि नंबर ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट वेस्टेजेस बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो ऑर्गन यूटिलाइज करने के लिए हम हेल्प कर सकें। वॉच दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू नो मोर। शायद आपको पता हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड एज www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट पर हम सेकंड ओपिनियन देते हैं फॉर एनी हार्ट एंड वस्कुलर रिलेटेड एलिमेंट। इस पोर्ट पे आने के लिए ये जो नंबर है आपको इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी एक फाउंडेशन भी है जो कि यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन है। इस पर हम पैसे कलेक्ट करते हैं बच्चों की हार्ट की सर्जरी करने के लिए। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो इस साइट पे इस QR कोड के ज़रिए आप हमें डोनेट कर सकते हैं। वॉच द वीडियो टू नो मोर। मुझे वो समय याद है जब हम गुड़गांव में साथ में थे। इनफैक्ट गुड़गांव में जाना ही नहीं चाहता था, ऑनेस्टली टेलिंग यू। मेरे इतने सारे व्यूअर्स हैं जो आज मुझे गुड़गांव से आइडेंटिफाई करते हैं, एंड आई टेल यू, जब दिल्ली गुड़गांव की बात आई हुई थी तो मैं और मेरी वाइफ दोनों दिल्ली गुड़गांव नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट वी हैड मूव्ड फ्रॉम चेन्नई टू गुड़गांव जस्ट बिकॉज सर ने चूज़ किया था उस समय फोर्टिस हॉस्पिटल में जाना। ही मूव्ड इन 2012 और उनके साथ में आया था एज अ मेंबर ऑफ हिज टीम, एंड तब से अब तक मैं गुड़गांव में ही हूँ। और अब तो भाई मुझे लगता है गुड़गांव इज़ माई होम एट द टाइम। बट सर को क्यों गुड़गांव छोड़ के वापस साउथ इंडिया जाना पड़ा, चेन्नई वापस क्यों जाना पड़ा, और शुरू में सर ने जो वापस चेन्नई में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बनाया और फिर अब हैदराबाद में। सो कैन आई से सेफली सर कि हैदराबाद में हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन ज़ीरो था लगभग, आपके आने के बाद नाउ हैदराबाद इज एज मच एज चेन्नई और मे बी इवन मोर? इज इट, व्हाट आर द नंबर दीज डेज? सो ये दिस shift from Delhi to Chennai was obviously because unfortunately, you know very well, Mahesh, while we were in Delhi, Gurgaon for 5 years, organ donations continued to be so dismal. मेरे ख्याल से in the capital city and in around the capital city, we probably would have anything between 30 to 40,000 vehicular fatalities every year. 30 से 40,000 लोग NCR और आसपास के एरियाज में who used to come to Delhi largely or in centers around Delhi for primary care for head injury. The सबसे ट्रैजिक बात यह है कि इतने सारे जब नौजवान व्हीकुलर एक्सीडेंट्स में गुजर जाते थे, ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं था टुवर्ड्स ऑर्गन डोनेशन। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था ही नहीं बनी जहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे, और ये चीज़ हमेशा मेरे को अखरती थी, क्योंकि मैं भी चाहता था कि while पार्टली माई अपब्रिंगिंग वाज इन नॉर्थ इंडिया,
आई वर्क फॉर मेनी इयर्स इन नॉर्थ इंडिया. मेरी कोशिश ये हमेशा रही कि मे बी वी कुड ब्रिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू नॉर्थ इंडिया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद मैं काफ़ी डिमोरलाइज हो गया और मैंने रियलाइज़ किया कि अगर इस फील्ड में कुछ करना ही है तो साउथ तो जाना ही पड़ेगा. So that move was obviously primarily for that. इस जगह पे मैं अपने ऑडियंस को एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा. जब हम फोर्टिस में थे एंड हमने अपना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम शुरू किया था, यू विल बी शॉक्ड टू नो, हम लोगों ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हरियाणा का करना डिसाइड किया था और करने के दौरान हमें कॉल आई थी कि एक ऑर्गन अवेलेबल है. हम लोग टीम में तैयार होके गए थे, हार्वेस्ट करने के लिए मैं जाने वाला था. एम्बुलेंस तैयार थी, हमारी एम्बुलेंस तैयार थी, गाड़ी जाने के लिए तैयार थी, बट जहाँ बॉडी अवेलेबल थी, जहाँ पर कैडेवर अवेलेबल था फॉर ऑर्गन डोनेशन, उस हॉस्पिटल में हमें एंट्री नहीं मिली. जस्ट बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज सच, जस्ट बिकॉज ओवरऑल वो कल्चर नहीं है वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन का. दो उस ज़माने में वो देख के इट वॉज सो डिस्गस्टिंग फॉर अस कि एक हार्ट का उपयोग अगर अच्छे से हम कर पाते तो एक जान उस समय बन जाती. वो नहीं हो पाया, बट फिर भी लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर संदीप बतावर सर ने ही किया है. और वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के दौरान जो ब्यूरोक्रेटिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, वो सर वुड यू लाइक टू टॉक इन टर्म्स ऑफ हाउ वाज द क्लिनिकली दैट केस एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? Clinically, we got somebody very sick. He was very unwell when he underwent the transplant. But more than surgery, more than treating this sick individual and taking care of him and his family, I think the repercussions of trying to do something game-changing or life-saving or unique in the northern capital or the NCR area was always looked at very suspiciously. It was looked as a threat, as a serious competition, and I think that unfortunately is something that deters और प्रिवेंट्स प्रोग्रेस. क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई नया चीज़ करना चाहता है या अच्छी चीज़ करना चाहता है, खास करके समाज के लिए, अगर उसको इतने सारे रोड़े और ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं और इसके हैज टू डील विद ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म एंड कंपटीशन, इट विल प्रिवेंट मेनी पीपल फ्रॉम डूइंग गुड थिंग्स. तो मेरे ख्याल से ये अंडर द स्कैनर रहना एक तरीके से ठीक है फॉर ओवरसाइट, बट यू नो व्हेन यू आर इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, and when people try to create unnecessary pressure on you, I think it is harmful. It's harmful in general for the human population. तो मेरे ख्याल से कुछ ही लोग इस चीज़ को ओवरकम कर पाते हैं और बहुत कम लोग हैं जिनमें ये दृढ़ निश्चय होता है कि जो भी अंजाम क्यों ना हो, मैं इस दिशा में कोशिश करूँगा. साउथ में आके मेरे को ये प्रेशर बिल्कुल नहीं लगा. इट वॉज मच ईजियर. पीपल वेर मोर एक्सेप्टिंग. लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा और एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप जानते हो महेश कि 99% जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के आते थे वो नॉर्थ से ही आते थे. सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया. साउथ के बहुत कम ऐसे पेशेंट होते थे जो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ आकर्षित भी होते थे, या उनको एक भरोसा ही नहीं होता था कि दो ऑर्गन अवेलेबिलिटी होती थी, लेकिन किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की दिशा में सोचने का समय भी नहीं मिलता था और वो लोग सोचते भी नहीं थे. थोड़ी ज़्यादा फेटलिस्टिक सोसाइटी है, एक्सेप्ट करती है कि भाई अगर मेरा ऑर्गन फेल हो गया तो शायद ईश्वर की यही इच्छा है, अब जो होगा वो ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस. नॉर्थ में थोड़ा सा मैंने नोटिस किया जज्बा ज़्यादा है कि हम अपने सिचुएशन से जूझें, हम अपने सिचुएशन को ओवरकम करें और हमारे रिसोर्स को हम लोग डिप्लॉय करें. तो ये एक सोच की बात है बिटवीन द सदर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, विच इज प्रोबेबली माय ऑब्जर्वेशन. इसीलिए अभी भी अगर मैं नोटिस करता हूँ, आई ऑलवेज नोटिस पेशेंट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हु बड़ी मुश्किलें फेस करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से वो लोग हमारे सेंटर्स में पहुँचते हैं. और आप तो जानते हो सारे सेंटर्स सदर्न और सेंट्रल इंडिया में ही हैं. तो ये चीज़ मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ. अभी रिसेंटली जो मैं ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में कुछ डोनेशंस होने लगे, जो बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी भी बीमार इंसान को अपने फैमिली को डिसरप्ट करना, अपने फैमिली को हाफ अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल कराना, नई जगह में आके रहना 3 से 6 महीने तक, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद एक एनवायरनमेंट के साथ भी जूझना, सोशल सर्कमस्टेंसेस, खाने पीने की दिक्कत होती है. ये सारी चीज़ों से जूझने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर यही डोनेशंस नॉर्थ में होते, हमारे सेंटर्स भी नॉर्थ में हो सकते हैं और वहाँ पे भी सेंटर्स ग्रो हो सकते हैं जिससे लोगों को सुविधा हो. तो मेरे ख्याल से मैं खुश इस बात से हूँ कि अभी जो 8 या 9 साल का हमारा स्ट्रगल रहा,
धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गन डोनेशन की जो रेट्स बढ़ रही हैं, तो एक उम्मीद की किरण जगती है कि हाँ, अब बहुत सारे पेशेंट्स को नॉर्थ में भी इलाज किया जा सकता है जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते. सो आई थिंक दैट्स वन गुड पॉइंट. साउथ का ये खास है कि आई थिंक द गुड पार्ट अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री नोटिस इज दे आर मोर गिविंग, they are more accepting about what nature or what God has decided for them. They accept fate very easily. They come to terms with fate very easily. They do not fight with it, majority of them, and they are more open to organ donation, because organ donation is a very personal thing. In a moment of great tragedy for a family to suddenly decide, ये कोई चीज ऐसा सोच के नहीं बैठा होता है कि मैं ऑर्गन अपना अंग दान करूंगा, कोई नहीं सोचता. नहीं, कई लोग तो ऐसे आई टेल यू सोचते भी हैं, प्लेज भी करते हैं, बाद में जब रियल टाइम आता है तो कुछ नहीं करते हैं. सो देखिए, सबसे बड़ा दान जो कोई भी इंसान कर सकता है वो है अंग दान. एंड सर से मैं यही चीज़ दूसरे तरीके से अगर पूछूं कि क्यों साउथ इंडिया में अंगदान ज़्यादा हो रहा है और नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा है. एक तो ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक है. इज इट द बेसिक कल्चरल डिफरेंस बिटवीन टू? देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस. आई थिंक देयर इज अ ग्रेटर सिंप्लिसिटी इन द वे पीपल लिव देयर लाइव्स. इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अगर सिंपल हिंदी भाषा में कहूँ, मुझे आप जज ना करें तो अच्छा होगा, शोशेबाजी मेरे ख्याल से कम है. शोशेबाजी कम है साउथ में. लोग ज्यादा सिंपल हैं. अप्रोच टू लाइफ मच सिंपल है. हाँ, ये भी बदल रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा है, ये भी बदल रहा है क्योंकि समाज ही बदल रहा है. पर मेरे ख्याल से एजुकेशन के साथ और यंगस्टर्स जो है, मेरे को सबसे ज़्यादा होप, और हमेशा हमारे जनरेशन को अपने आने वाले जनरेशन पे ही होप ज़्यादा रहता है. मैं नोटिस करता हूँ कि यंगर जनरेशन बहुत ही ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों के बारे में. वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती है, वो अपने सराउंडिंग्स में चेंज लाना चाहती है. तो मेरे ख्याल से इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है. हम जो मिडिल एजड और बुजुर्ग हैं, हमारी पॉपुलेशन और संख्या कम होती जा रही है. जो हमारे नौजवान हैं, मेरे ख्याल से वो देश को नई दिशा दिखाएंगे. पीपल लाइक यू एंड यंगस्टर्स विल कम आफ्टर यू, विल टेक द कंट्री स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन much forward. But what is very important is, I think, creating that environment and वो ट्रस्ट को बनाना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो ये अगर हम लोग इस जिम्मेदारी को अगर पूरी तरह से निभाएं तो मेरे ख्याल से न सिर्फ पेशेंट्स को ये भरोसा होगा, लेकिन जो ऑर्गन डोनर्स हैं, जो इतनी मुश्किल समय में ऑर्गन डोनेट करने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है ये जान के कि जिनको उन्होंने लिवर दिया, किडनी दिया, वो अच्छी लाइफ्स जी रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक फुलफिलमेंट वाली बात होती है. तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, इसको थोड़ा सा और हमें बढ़ावा देना चाहिए. मेरे ख्याल से इसमें अवेयरनेस मिलाना चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ की भी अवेयरनेस आपके चैनल के थ्रू बहुत ज़रूरी है, बिकॉज महेश, आई सी यू ऑलवेज speak about heart health. You're trying to dispel all the wrong notions about heart disease. You're trying to guide your audience towards the right choices that they have to make. You're teaching them how to live better and healthier lives. You're not a commercial, you're not a commercial individual who is trying to, kind of peddle agenda. You don't have any agenda, and that is such an exceptional quality to have, because हमारे audience को अवेयर करना ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, and you do it so beautifully, and it is a privilege for me to kind of speak in that fashion on your channel, because I believe it's a responsibility all of us have. तो मेरे ख्याल से ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का भी यही है. कोई नहीं चाहता कि उसका लंग ट्रांसप्लांट हो, कभी कोई नहीं चाहता हार्ट ट्रांसप्लांट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, डिजीज पैटर्न्स ऐसे हैं कि कई बार हम लोग मल्टीपल स्टेंट्स डलवाने के बाद, बाईपास सर्जरी करवाने के बाद भी हमारे हार्ट मसल्स जो है वो फेल होते जाते हैं. एक समय ऐसा होता है कि हम 50-55 साल के हो गए और हमारे हार्ट्स इतने कमज़ोर हैं, बाकी सारे अंग अच्छे हैं, एक जीने का जज्बा है, एक जीने की वजह है, लेकिन हमारा शरीर जवाब दे गया है. तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से एक 10-15 साल, 20 साल की अगर आयु और एक्स्ट्रा मिल जाती है ऑर्गन डोनेशन के थ्रू, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के थ्रू, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हम एज क्लिनिशियंस कर नहीं सकते. तो इस दिशा में काम करना मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेदारी है. बिल्कुल सर. सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही यही है कि अवेयरनेस लाएं. तो
हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऐसा ऑपरेशन माना जाता था पहले कि अगर ट्रांसप्लांट हुए तो बहुत ज़िंदगी नहीं है, बट लेट मी टेल यू आज के ज़माने में जो हार्ट ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं उसमें एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज़ मोर देन 13 ईयर्स की ये फिगर और चेंज हुई है सर आजकल? सो एक्चुअली दीज आर अपडेटेड फिगर्स महेश, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड हमारे फिगर्स ये थे कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन 50% सर्वाइवल इज 10 ईयर्स, यानी 50% पेशेंट जो है हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 10 साल जी लेते हैं आसानी से विदाउट देयर न्यू हार्ट्स गेटिंग डैमेज। लेकिन इंक्रीजिंगली अब ये देखा गया क्योंकि टिश्यू क्रॉस मैचिंग, प्री ट्रांसप्लांट जो टेस्ट होते हैं उनको उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी इंसान के अंग को हम किसी और इंसान के शरीर में डालते हैं। अच्छी बात यह है कि हम एक इंडियन जेनेटिक पूल के लोग हैं। अगर विदेशों में देखेंगे, अगर आप अमेरिका या यूरोप में देखते हैं तो आयरिश हैं, जर्मन्स हैं, ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, देयर आर पीपल फ्रॉम वेरियस nationalities and various ethnic kind of racially different, तो इनकी HLA भी अलग होती है, उनके चैलेंजेस भी अलग होते हैं। हमारा एक इंडियन पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, तो इस वजह से मैंने नोटिस किया कि हमारे देश में रिजेक्शंस कम हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा है। वेस्टर्न नेशंस में रिजेक्शन ज़्यादा है क्योंकि एथनिकली डाइवर्स है, रेशियली डाइवर्स है। हमारे वी आर एन इंडियन जेनेटिक पूल। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन की शुरुआत हमारे देश में मेरे ख्याल से 5-10 साल 15 साल, उसके पहले तो कोई वॉल्यूम्स ही नहीं थे। इतने कम समय में हमने इतना प्रोग्रेस किया है। तो अच्छी बात यह है कि अगले 5-6 साल में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के आधार पे हम लोग बहुत सारे डिसीजंस ले पाएंगे। मैंने खुद नोटिस किया कि जो मैं काम 2017-18 में कर पाता था, प्रिडिक्टेबिलिटी जो कर सकता था मैं ट्रांसप्लांट्स में, उससे मैं कम से कम हम लोग एक टीम के माध्यम से वी हैव गॉन प्रॉब्ली 100 टाइम्स फादर, वी हैव मूव्ड 100 years ahead in such a short time. So we are able to gauge how risky will be an operation. हम लोग we are not entering a blind spot without knowing what we are doing. We have a 75 to 80% understanding of how things will be, how things will pan out, because हमें उनके sensitization का अंदाजा है, हमें उनके other body organs के state का अंदाजा है, उनका physical ability का अंदाजा है, उनके background के बारे में अंदाजा है। तो even the sickest of sick patients, we are able to time them or we are able to plan their surgery well. हमारी network ऐसी हो गई है because we have 6 centers now across the country. 6 cities में हम लोग transplant करते हैं। मेरी टीम 6 जगहों में फैली हुई है। तो एक दूसरे अहमदाबाद, बॉम्बे, पूना, 2 centers in Bangalore, and we are probably starting 1 in Chennai shortly and maybe 1 in Delhi at Gangaram. So with 2 more centers being added, मुझे ये लगता है, and our teams, people who have worked with us are going to be deployed in multiple centers. इससे सबसे बड़ा फायदा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में ये होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना कि हार्ट को आप शरीर से बाहर 4 या 6 घंटे तक रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी डोनर के शरीर से आपने हार्ट को निकाला तो उस शरीर में, उस ऑर्गन में खून हमें दोबारा 4 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे के अंदर दौड़ाना है। 4 घंटे का अगर हमने 4 घंटों के अंदर अगर हमने ये सक्सीड किया तो इस ऑपरेशन की क्वालिटी अलग होती है। 6 घंटे तक फिर भी मेरे ख्याल से इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे वो ऑर्गन की ड्यूरेशन आउट ऑफ द बॉडी 6 घंटे से ज्यादा होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। वो इसीलिए क्योंकि अभी हमारा तरीका है ऑर्गन को प्रिजर्व करने का, वो सिर्फ आइस बॉक्स में है। आइस के इर्द गिर्द हम लोग हार्ट को रख के फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इससे हमारे जो जोग्राफिकल लिमिटेशन है बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ओनली लोकल ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने जो नए टेक्नोलॉजीज अभी इख्तियार की हैं, जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड अ 10 डिग्री बॉक्स। तो 10 डिग्री बॉक्स में हम लोग आइस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस ऑर्गन को 10 डिग्री में ही प्रिजर्व किया जाता है विद प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस। इस ऑर्गन को, हार्ट को, हम लोग अब 8 से 12 घंटे तक आउट ऑफ बॉडी रख सकते हैं। तो ये प्रयास जो किया गया ये ऑब्वियसली वेस्ट में ही हुआ है, और ये क्योंकि ये डिवाइसेस महंगे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर अ लार्ज सर्विस, वी आर अ लार्ज प्रोग्राम, सो मेनी ऑफ दीज ट्रायल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नाउ FDA सर्टिफाइड, इनको FDA सर्टिफिकेशन प्राप्त है। उन्होंने हमको एज अ एक्सटेंशन बेसिस में दे हैव गिवन इट टू अस एज अ ग्रांट, तो हम इन चीज़ों को इंडिया में डिप्लॉय कर पा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि ऐसा होने से मेरे ख्याल से
इंडिया की विजिबिलिटी बढ़ेगी और भी सेंटर्स को ये प्राप्त किया जा सकता है। लंग्स में इसी तरह से अब 10 डिग्री के साथ हम लोग लंग्स को भी अर्ली वी यूज्ड टू कीप देम 6 to 8 आवर्स आउटसाइड द बॉडी, नाउ वी कैन एक्सटेंड अप टू 12 to 14 आवर्स। उससे ये होता है कि अगर मान के चल, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, अगर दिल्ली में कोई ऑर्गन है और उसने हैदराबाद पहुंचना है तो मेरे ख्याल से ट्रैवल टाइम्स ही 3 घंटे के 3-3.5 घंटे हैं। अगर 3.5 घंटे ट्रैवल में निकल गया तो हमें ये ऑपरेशन अगले 5 घंटे में पूरा करना है, विच वी नॉर्मली आर एबल टू डू। लेकिन कई बार मान के चले दिब्रूगढ़ से कोई ऑर्गन आ रहे, 5 घंटे सिर्फ ट्रांजिट में हो गए, तो फिर ऑर्गन को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये 10 डिग्री बॉक्स में हम इसको 12 to 16 आवर्स एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल डैमेज टू द ऑर्गन। तो ये चीज पिछले 2 साल से हुआ है, इससे हम लोग अपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को बढ़ा पाए हैं। अच्छी बात ये भी है कि कई बार हमें चार्टर लेना पड़ता था ऐसे ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि चार्टर से ऑर्गन तेजी से पहुंचती है। अब हमें चार्टर की कोई फिक्र नहीं है। जहाँ पे लोगों को 20 लाख एक्स्ट्रा खर्चे, 15-20 लाख एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता, वहां पे हम उसी कमर्शियल फ्लाइट में 10 डिग्री बॉक्स से अगर हम ऑर्गन ले आते हैं तो हम लोग उसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को उसी इफेक्टिवनेस से हम कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा है साइंस में। और ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि डेटा है और नॉलेज है और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है वेस्ट में कि उस एक्सपीरियंस को हम लोग इंडिया में अडेप्ट कर सकते हैं। इस जगह पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। 2017 की बात है, सर का एक दिन मुझे फ़ोन आया था, मैं अपनी हार्ट सर्जरी कंप्लीट करके उस समय गुड़गांव में बैठा था। सर इज़ लाइक, महेश फ्री हो? यस सर, आपके लिए हमेशा फ्री हो। तो सर ने कहा यार एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट अवेलेबल है और हमें यहाँ चेन्नई में बुलाना है। उस दिन पे हम भागे थे। उस समय के हिसाब से दिल्ली से ट्रैवल करके वो हार्ट चेन्नई तक पहुंचने का आई थिंक उस समय का हाईएस्ट था। जो ट्रांजिट टाइम था उसमें 4 घंटे हुए थे। एंड वो हार्ट जो हमने भेजा था दिल्ली से चेन्नई में, वो हार्ट सक्सेसफुल ऑपरेट हुआ था। सर ने उस समय पे भी, वो पेशेंट भी अभी भी अच्छे चल रहे हैं। अब ऐसी और टेक्निक्स आ रही हैं जिनमें कि और प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। सर व्हाट इज दिस एक्स वाइवो सिस्टम एंड हाउ गुड इज इट? सो एक्स वीवो इज अनदर स्टेप। तो एक्स वीवो बेसिकली उसका हिंदी में ये एक्सप्लेनेशन ये है कि आउट ऑफ द बॉडी, वीवो इज द बॉडी, एक्स इज आउटसाइड द बॉडी। तो इस ऑर्गन को हम लोग जैसे आइस में रखते हैं। सो महेश, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हेन एन ऑर्गन इज इन आइस, वो स्टैटिक है, इट्स फ्रोजन, उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। उसी ऑर्गन को जैसे आपने निकाला उसी अवस्था में आपने ट्रांसप्लांट करना है। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स को देखते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो परफेक्ट नहीं होते। परफेक्ट का मतलब ये है कि हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं कि वो 5 या 6 क्राइटेरिया हार्ट में और 7 से 10 क्राइटेरिया लंग में, वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, क्योंकि देश भर में और पूरी दुनिया में 90 से 95% ऑर्गन में थोड़ी बहुत इधर उधर की खामी हो सकती है, और खामी फिजिकल डिफेक्ट नहीं है। ये खामियां इसीलिए है क्योंकि जैसे लंग्स है, लंग्स आमतौर पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग आईसीयू में एडमिटेड है, तो अगर आईसीयू में एडमिट हो गया तो लंग का एक हिस्सा हल्का सा पिचक जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल शब्दों में एटेलेक्टेसिस कहते हैं। वो इन्फेक्शन नहीं है, वो लंग थोड़ा सा पिचका हुआ है। तो अगर किसी को हल्का सा भी एटेलेक्टेसिस है, वो आइडियल ऑर्गन नहीं है। तो आप समझिए कि 90% ऑर्गन्स जो है लंग्स हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकते। इसीलिए दुनिया भर में ये देखा गया कि अगर हम 100 लंग डोनेट करते हैं तो 30% लंग या 35% मैक्सिमम लंग के इस्तेमाल होते हैं, 65% हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। ये 35 में भी मे बी 90% of them are just about normal, 10% are perfectly normal, they're absolutely acceptable, but 85% of them are subnormal. But these lungs cannot be thrown away. At the same time, if you utilize those lungs, we are exposing patients to a slight degree of risk. So many of these cases, इस ऑर्गन को हम लोग आउट ऑफ द बॉडी रिकंडीशन कर सकते हैं। अगर हम लोग आइस में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो रिकंडीशनिंग की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, एक मशीन पे डालते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशनल सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स इन्फ्यूज कर सकते हैं, लंग को वेंटिलेट कर सकते हैं, लंग की टेम्परेचर को हम घटा सकते हैं, साथ में न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं, तो इस लंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेंच। आप ये सोचिए, हेड इंजरी जब होती है तो बहुत सारा पानी जो फ्लूइड है वो लंग्स में जमा होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि यू नो महेश वेरी वेल कि इसको हम लोग कैटेकोलमिन स्टॉर्म बोलते हैं, क्योंकि द मेजर एक्सीडेंट, शरीर में इतने ज्यादा हार्मोन्स दौड़ने लगते हैं कि लंग्स में पानी जमा हो जाते हैं, हार्ट्स कमजोर हो जाते हैं, किडनी की कमजोरी आ जाती है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल आसमान में चढ़ जाता है। तो इससे जो सारे ऑर्गन्स है उसमें कोई ना कोई क्षति पहुंचती है। ये रिवर्सिबल है,
ये परमानेंट नहीं, डैमेज नहीं, ये रिवर्सिबल कंडीशन है। लेकिन उस ऑर्गन को आप ट्रांसप्लांट के लिए कैसे यूज कीजिएगा, उनको रिकंडीशन करना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट में जब रिकंडीशनिंग सॉल्यूशंस और मशीन्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसको इंडिया में लाके फाइनेंशियली फीजिबल बनाना असंभव है, क्योंकि एक एक्सवीवो मशीन को अगर हम ओरिजिनल लाके इंडिया में इस्तेमाल करते हैं लंग्स पे, तो इट विल कॉस्ट अस अनदर 35 to 40 lakhs फॉर वन लंग रिकंडीशनिंग। सो वी स्टार्टेड वर्किंग बैकवर्ड्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। आप भी जानते हो महेश, देवर मल्टीपल केसेस। हमारे आईसीयू में वी वुड हैव एट एनी गिवन टाइम 20 to 22 पेशेंट्स ऑन ECMO in our large ICU. Many of them would require lung transplant because they were on ECMO for more than 6 to 8 weeks और lungs में कोई improvement नहीं हो रहा था, तो इनका transplant अनिवार्य था। Luckily हम उस state में थे तब जहाँ पे organ donations were allowed. Of all the states in the country, after Telangana, only Karnataka and to some degree Maharashtra allowed organ donation to happen. तो हम लोग donors के COVID testing होता था, अगर वो negative थे तो उन organs को हम use करते थे। उस समय we could manage to perform nearly 32 to 34 transplants, double lung transplants on COVID patients. That's the largest series in the world. किसी एक सेंटर ने 30 से 35 लंग ट्रांसप्लांट कोविड में नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। सो वी आर वेरी प्राउड दैट इन आवर कंट्री we could do it and we could save so many lives. So important समय ये था कि उस समय हमें रियलाइज हुआ कि एक्स वीवो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है, और हमने हमारा प्रोग्राम भी तभी शुरू किया था, क्योंकि एक्स वीवो पे आप उस ऑर्गन को ट्रीट कर सकते हो। उसमें कोविड के कोई भी आसार है तो यू कैन ट्रीट इट मेडिकली विद एंटीवायरल्स, यू कैन ट्रीट इट विद एंटीबायोटिक्स, दो वी वुड नेवर टेक अ कोविड लंग इन द फर्स्ट प्लेस, बट यू कैन प्रोटेक्ट दैट लंग बेटर। तो ये सारी चीजें करके वी कैन एक्सपैंड द डोनर पूल by another 20 to 30%। इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग 100 लंग्स कर पाते हैं, लो कॉस्ट, efficient and cost effective ex vivo solutions और प्लेटफॉर्म से हम लोग we can probably do another 30 lungs more annually at this current estimate. So we are deploying this technology routinely in Hyderabad, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आगे आने वाले दिनों में in our other centers we'll be able to do ex vivo lung transplants too. सो एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्स वीवो इज़ लाइक कि अगर जैसे किसी बच्चे को नियोनेटल आईसीयू में रखते हैं, वैसे ही जो अंग मिला, हार्ट मिला या लंग मिला, उसका अपना आईसीयू होता है, उसका अपना एक चैम्बर होता है, और उस अंग को इम्प्रूव करके ये देखा जाता है कि अब ये दिल या लंग्स ये पहले से अच्छे हुआ है कि नहीं, और अगर अच्छा हो गया तो हम इंसान में यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर डिस्कार्ड करेंगे। और ये सिर्फ इसीलिए है कि अंगों की इतनी कमी है, डोनेशंस इतने कम आ रहे हैं कि कोई भी अंग वेस्ट हो वो हम सबको बहुत दुखी होता है वो देख के। सो मैं सर से पूछना चाहूँगा, सर आपके एस्टिमेशन में इंडिया में कितने वाइटल ऑर्गन्स ऐसे वेस्ट हो रहे हैं? प्लेंटी। अभी करंट रेट्स ये है कि महेश, वी प्रॉब्ली डोनेट अराउंड 1000 to 1200 डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस एनुअली। आप देखिए संख्या, अगर आप देखेंगे मे बी 150 lungs are used, maybe 250 hearts are used, maybe of them 800 livers are used, maybe between 700 to 900 or maybe 1500 because the kidneys are 1500 kidneys are used. This is a drop in the ocean. This is a drop in the ocean. There are 150,000 till couple of years back. Last year I believe the estimate is 164,000 annual fatalities from road traffic accidents. तो आप देखिए, अगर 1.5 लाख लोग अनफॉर्चुनेटली क्षति पहुंचती है, उनको जाने गवा देते हैं, उसमें से सिर्फ अगर 1200 लोग डोनेशन करते हैं, तो इसका मतलब है मेरे ख्याल से हमारे सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है। अगर 1200 लोग इंटेंट या इच्छा रखते हैं ऑर्गन डोनेशन करने की, मुझे लगता है कि 1,60,000 और जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो तैयार हैं, जो रेडी हैं अंगदान करने के लिए। ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें समाज में इस चीज़ को और स्प्रेड करना है। वही सेंसिटिव तरीके से उस समय पे कोई समझा नहीं पाता है। देखिए, किसी की एक्सीडेंट से मौत हुई, उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, नोबडी कैन कंट्रोल इट। अब उस व्यक्ति की जान तो गई है, ब्रेन डेड है। ऐसे व्यक्ति में जो ब्रेन डेड है और उसका वापसी का कोई चांस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उस समय कोई अच्छे से समझाए पाए ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। अब देखिए, कोई डॉक्टर डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, इट हैज़ टू बी अ सिस्टम। सो वो जो सिस्टम है अभी भी इंडिया में इतना इमेच्योर है कि जब कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट करके पेशेंट आया ब्रेन इंजरी के साथ में, तो जो ट्रीटिंग यूनिट है वो ये मान के चलती है कि इसको बचाना है, पेशेंट को बचाना है, और जब नहीं बचता तो पेशेंट ब्रेन डेड के साथ में उस समय ये लोग ये सोचते हैं कि नहीं बच पाया, शायद हमारी गलती है। देखिए,
गुजरने वाले ने गुजरना है, कि किसी किस्मत आप नहीं बदल सकते हो। बट अगर कोई ब्रेन डेड है, उस समय पे थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी सांत्वना के साथ में, थोड़ा सा प्यार से समझा के यदि ऑर्गन डोनेशन के लिए इनकरेज किया जाए तो किसी और व्यक्ति की जान बच सकती है। और एक नहीं, जैसे सर ने कहा, 8-10 व्यक्तियों की जान बच सकती है। 1.5 लाख से ज़्यादा इंसानों के अंग वेस्ट हो रहे हैं इंडिया में जस्ट बिकॉज ये सिस्टम नहीं। और मेरी इस टॉक का जो एक अपील ये है पूरी जनता से कि ऑर्गन डोनेशन के लिए एक अवेयरनेस हो, सेंसिटिवनेस हो, क्योंकि देखिए इस टाइप की यूनिट्स जो काम कर रही हैं ना, वो दुनिया में बेस्ट है। और दुनिया में बेस्ट काम में यदि हम कंट्रीब्यूट करें तो कई जानें बचा पाएंगे, और ऑर्गन डोनेशन से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है।